हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ग्लोरियस अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली दूसरी जो कक्षा 10 की है उसके बारे में उसके इंट्रोडक्शन या उसकी प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली दूसरी का नाम है बहुपद। अब बहुपद किसको बोलते हैं, शुरुआत में यही प्रश्न खड़ा होता है। आपने सुना होगा कि जिन संख्याओं के पीछे मान लो मैंने लिख दिया 5x या मैंने लिख दिया -5y या -4z², ये जो संख्याएं लिखी है जिनके पीछे x, y, z ये जुड़े होते हैं, ये सारी की सारी चर राशियां होती हैं। ये सारी की सारी होती है चर राशियाँ। और जो सीधी संख्या दी गई, जैसे -2 दिया गया है, -1/2 दिया गया है या 7 दिया गया है, ये संख्याएं दी गई है, ये सारी की सारी संख्याएं होती है वो होती है अचर संख्याएं, वो होती है अचर संख्याएं। और जब इनको हम मिला देते हैं, मतलब चर तथा अचर का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। एक सामान्य सी परिभाषा है, हम लिखेंगे चर तथा अचर राशियों के चर तथा अचर राशियों के सम्मिलित रूप को चर तथा अचर राशियों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। बहुपद कहा जाता है। बहुपद कहा जाता है, यानी चर तथा अचर राशियों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। इसके हम उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा 3x + 4 यानी 3x + 4 लिखा, ये एक अपने आप में एक बहुपद है। चर तथा अचर राशियों का सम्मेलन हो गया, सम्मिलित हो गई तो बहुपद बन गया। मैंने लिखा 3x² -5, ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब जैसे मैंने लिखा 3√x, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की जो घात होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा आपकी पूर्ण संख्या होती है। कौन संख्या होती है? पूर्ण। इसकी यदि मैं अंडर उठाऊंगा, x के ऊपर में से यदि अंडर उठाऊंगा तो इसकी घात आएगी 1/2। तो याद रखना, घात ऐसे नहीं हो सकती 1/2 है, माइनस में घात है, ये इस प्रकार की घातें नहीं हो सकती, तो ये बहुपद नहीं है। जैसे मैंने और भी उदाहरण लिखा, मैंने लिखा x² + 5√x। अब ये बहुपद है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो x की घात पूरी है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ x की घात यदि मैं अंडर उठाऊंगा तो यहाँ कितना लग जाएगा, 1/2, तो ये भी बहुपद नहीं है। जैसे मैंने लिखा x⁻³ + 8, क्या ये बहुपद है? नहीं है। x की घात न तो बट्टे वाली हो सकती है, न किस में हो सकती है, माइनस में। अब आपको बोल दे कि 5 + 1/x, या इसे लिख दूं x + 1/x, क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x जब ऊपर जाएगा तो x की घात 1 थी नीचे, तो ऊपर जाते किसकी हो जाएगी, माइनस में, तो ये बहुपद नहीं है। तो कौन से बहुपद नहीं होते? जो ये अंडर के अंदर यदि y लिख दे, अंडर के अंदर x लिख दे, इस प्रकार के बहुपद नहीं है ये, क्योंकि इसकी घात आधी आएगी। आधा मतलब 1/2 भिन्न में नहीं हो सकती, माइनस में भी नहीं हो सकती। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा बहुपद होता है और कौन सा बहुपद नहीं होता है। चलो, बहुपद के बाद बात करेंगे हम बहुपद के प्रकारों की। बहुपद है उनको दो आधारों पर बांटा गया है। नंबर 1 तो है घात के आधार पर, और नंबर दूसरा है पदों के आधार पर। याद रखना, घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मैं नंबर ए में बात करूंगा घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, यानी घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमें सबसे पहला है वो घात के आधार पर पढ़ेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद कौन सा होता है?
रेखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा था 3x + 4, यहाँ यदि x की घात देखें तो x की घात कितनी है, 1 है। तो लिखूंगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वो तो कौन सा होता है, रेखिक बहुपद। नंबर 2 आएगा एक द्विघात बहुपद। कौन सा आएगा, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद कौन सा होता है, नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब घात होती है, डिग्री होती है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम बोल रहा हूँ, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। यदि 2 होती है तो वो कौन सा बहुपद होता है, वो होता है द्विघात। जैसे मैंने ये उदाहरण लिखा था 3x² - 5 है, ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर है ना x, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। और एक आएगा इसमें आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कौन सा है, जिसमें भी नाम से स्पष्ट है, त्रि का मतलब होता है 3 घात वाला। अब जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपको कि 3x³ माइनस आपका मैं बोल दूं 27, इस प्रकार की उदाहरण दे दूं तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये कौन सा बहुपद हुआ, ये एक त्रिघात बहुपद हुआ। अब देखो इनकी परिभाषा मैं एक एक करके लिख देता हूँ। रेखिक बहुपद कौन सा होता है, हम लिखेंगे परिभाषा कि ऐसा बहुपद, लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम बोल रहा हूँ मैं, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना बात में। अधिकतम, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, कौन सा कहलाता है, वो रेखिक बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है, वह रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ, इसमें उदाहरण या पहले इसका व्यापक रूप देख लो कि रेखिक बहुपद होता है, उसका व्यापक रूप, या इसको अंग्रेजी में बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप इसका होता है ax + b, और a और b क्या है, याद रखना a व b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं का मतलब है कि माइनस वाली, प्लस वाली, पॉइंट वाली सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। a और b वास्तविक संख्याएं हैं, और तथा a इसमें क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। मान लो आपने a को 0 कर दिया तो 0 × x 0 हो गया, b बचा। अब b रेखिक बहुपद नहीं है, b रेखिक बहुपद नहीं है, b मतलब एक संख्या बच गई, और संख्या को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ a कभी क्या नहीं हो सकता, 0। अब सपोज दैट मैं इसके यदि उदाहरण की बात करूँ तो मैं ये उदाहरण लिख देता हूँ। मान लो 3x + 4, इसमें आप देख सकते हो चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 होती है। जिसमें घात नहीं दिखती उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। और भी उदाहरण आप देख सकते हो, मैंने लिखा 4x - 5, इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन आता है। यदि रेखिक बहुपद है तो इसका उत्तर भी 1 ही आता है, 4x - 5। यदि मैं a मतलब 4 को यदि 0 कर दूंगा, 0 के बराबर कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो -5 बचेगा। -5 एक अचर बहुपद है, इसीलिए मैंने बोला है कि रेखिक बहुपद के अंदर a और b वास्तविक संख्याएं हैं, जबकि a क्या नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये तो बात हमने की रेखिक बहुपद की। रेखिक बहुपद के बाद हम बात करेंगे कौन से बहुपद की, इसके बाद बारी आएगी आपकी एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कौन सा होता है, परिभाषा सेम ऐसी होगी, कहाँ चेंज होगा देख लो आप। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। कितनी हो, चर की अधिकतम घात 2 हो, कौन सा कहलाता है, वो आपका कहलाता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहलाता है। इसके यदि व्यापक रूप की बात करें, यानी द्विघात बहुपद, इसका यदि व्यापक रूप देखें तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। इस बार 3 संख्याएं आ गई, a, b और c। इसमें देखो आप चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। हाँ, x की घात 1 भी है, लेकिन ज़्यादा कौन, x की घात 2 है, मतलब अधिकतम घात 2 है। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c, जहाँ a, b व c
तीन संख्या मिल गई। ए बी व सी तीनों ही कौन सी संख्या है? तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं और तथा ए क्या नहीं हो सकता? जीरो। मान लो ए को आपने जीरो कर दिया तो ये टर्म, ये जो पद है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहाँ बच गया बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद न होकर कौन सा होगा? रैखिक बहुपद होगा। तो ए कभी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। इसके भी आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। सपोज दैट मैंने ये उदाहरण लिखा है 3x² - 5 x² - x - 12, ये सारे के सारे कौन से द्विघात बहुपद के क्या है? उदाहरण है। अब हम बात करेंगे द्विघात के बाद में आएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में सेम ऐसी परिभाषा है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 की जगह मैं कर दूंगा 3 हो। 3 हो, कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके यदि व्यापक रूप की बात करें तो इसका व्यापक रूप भी थोड़ा अलग होता है। इसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी तो इसका व्यापक रूप कैसा होगा? इसका व्यापक रूप होगा स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस क्या होगा? d। इसमें 4 संख्याएं आ गई, a b c और d। तो आप लिख देना कि जहां a b c व d ये चारों के चारों कौन संख्या है? ये चारों के चारों ही वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं तथा a क्या नहीं हो सकता? जीरो। यदि a को जीरो कर देंगे तो ये पूरा पद है वो जीरो हो गया। तो बचा पीछे क्या बचा? bx² प्लस cx प्लस d, ये तो एक द्विघात बहुपद बन गया। तो a जीरो नहीं हो सकता। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपनी तरफ से उदाहरण लिख सकते हो। मैंने लिखा 4x³ - 64, ये लो। तो ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। तो घातों के आधार पर हमने 3 प्रकार के बहुपद पढ़े हैं। पहला कौन सा? पहला पढ़ा था हमने रैखिक बहुपद, दूसरा पढ़ा हमने कौन सा? द्विघात बहुपद, और तीसरा कौन सा पढ़ा हमने? त्रिघात बहुपद। अब आगे हम बात करेंगे नंबर 2 या बी। बी हम पढ़ेंगे, बी है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। इसमें पद आएंगे, मतलब स्टेप कितने आएंगे? नंबर 1, पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद नाम से स्पष्ट है। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो। दूसरा हम पढ़ेंगे द्विपदी। द्विपदी का मतलब जिसमें 2 पद हो। तीसरा हम पढ़ेंगे त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब जिसमें कितने पद हो? 3 पद हो। जैसे इसकी परिभाषा लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ऐसा बहुपद हम लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। इसमें केवल कितना पद हो? एक पद हो। क्या कहलाता है? वो आपका एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। यदि इसके मैं उदाहरण की बात करूं, बहुत सारे उदाहरण एक पदी के, जैसे मैंने लिखा 3x - 4z, ये सारे के सारे क्या है? एक पदी, क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है। 3x एक पद है, -4z भी एक ही पद है। तो एक पदी का एक साधारण सी परिभाषा है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। अब मैं बात करूं इसमें नंबर 2 बात करूं मैं कौन सा? द्विपदी बहुपद। द्विपदी का मतलब है जिसमें कितने पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो। कितने पद हो? 2 पद हो। वह कौन सा कहलाता है? वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। इसमें उदाहरण आप बदल सकते हो। जैसे मैंने लिखा 3x + 2 - 4z + 8, कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। 2 पद है तो कौन सा है? ये एक द्विपदी बहुपद है। और भी उदाहरण लिख सकते हो आप, 3x² - 27, ये लो। ये भी क्योंकि इसमें 2 पद है। 2 पद है तो कौन सा हुआ? द्विपदी बहुपद। और नंबर तीसरा और लास्ट बच गया आपका कौन सा? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? 3 पद हो। कितने पद हो?
तीन पद हो, कौन सा कहलाता है? वो आपका त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इसके भी बहुत सारे आप उदाहरण लिख सकते हो अपनी तरफ से भी। जैसे मैंने लिखा x² माइनस एक्स माइनस का 12 माइनस का 12, या आप और भी लिख सकते हो कि x² प्लस का आपने लिखा 7x और प्लस का क्या लिखा 10। ये भी क्या है? तीन तीन पद है। तीन तीन पद तो कौन सा भाई? एक है त्रिपदी बहुपद हो गया। बहुपद के बाद हम बात करेंगे इसका आलेखीय निरूपण। यानी बहुपदों का जो ज्यामितीय निरूपण होता है, जो ज्यामितीय रूप होता है, वो कैसा होता है। नंबर अगला पढ़ेंगे हम, टॉपिक है बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। यानी ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। चलो, कोई भी बहुपद है, जैसे मैं एक साधारण सा उदाहरण लेता हूं। मान लो मैंने एक साधारण सा उदाहरण लिया, मैंने लिया 2x माइनस का 8। ये मैंने एक बहुपद लिया और इस बहुपद को मैं या तो f(x) के बराबर मानूंगा, या मैं इस बहुपद को किसके बराबर मानूंगा? y के बराबर मानूंगा। मैंने मान लिया कि ये y बराबर ये मान है। अब देखो, यदि मैं इसको सरल करता हूँ, सरल करने का मतलब क्या है? इसमें x का मान रखता जाऊंगा, y का मान निकलता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक टेबल बनाता हूँ इस प्रकार की। मैंने एक टेबल बनाई, इसमें मैं कुछ मान रखूँगा। यहाँ रखूँगा मैं x और यहाँ क्या लिख दिया? y। मैंने चलो x की जगह क्या लिखा? x की जगह पहले मैं 1 रख कर देखता हूँ। कितना रखा? 1। यदि मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 2 को 1 से गुणा करो 2, और 2 में से 8 घटेगा, कितना आएगा? माइनस का 6। तो y का मान कितना आया? माइनस का 6। यदि मैं x की जगह 2 रखता हूं, कितना रखता हूं? 2, तो x की जगह 2 रखो तो 2 तो पहले से है, 2 फिर आ गया, 2 दूनी हो गया 4, और 4 में से 8 घटाओ, माइनस 4 बचेगा। यानी y का मान कितना आएगा? माइनस का 4। चलो और रखते जो मान आप, मैंने x की जगह रखा 3। कितना रखा? 3। तो 3 रखो, 2 को 3 से गुणा करो 6, और 6 में से 2 को घटाओ, 6 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? माइनस का 2। अब मैं x की जगह कितना रखता हूँ? 4 रखता हूँ। कितना रखता हूँ? 4। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। 8 में से 8 घटाओ, कितना बच गया? 0। इसका मतलब है यदि आप x बराबर 4 रखते हो तो वहाँ y का मान क्या आता है? 0 होता है। तो ये इसका क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा। ये इसका क्या होगा? एक सॉल्यूशन है। यानी x बराबर 4 पर है ना, y का ग्राफ है, यानी y का मान क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे मैं ग्राफ बताता हूँ, चलो आप x के मान लो ये x रेखा है, ये x रेखा है, और ये कौन सी रेखा होती है? ये आपकी y रेखा होती है। ये y और ये कौन सा हो जाएगा? y डैश, ये x, तो ये क्या हो जाएगा? x डैश। इस तरफ x प्लस का होता है, इस तरफ x किसका होता है? माइनस का। तो आप x के मान रखो, x का मान 1 2 3 4 तक है, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 ये रखा। और y के मान भी रखते, जो y का मान -6 -4 -2 मतलब माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले है तो y का मान आपको पता है नीचे तक होता है। ये कितना होगा बताओ? -1 -2, मैं नीचे तक बढ़ा देता हूँ, -3 -4 -5 -6। बहुत है क्या? हाँ बहुत है। -7 8 तक कर दो, -7 और -8। अब इन बिंदुओं को दर्शाओ। x का मान 1 है तो y का मान कितना है? -6। x का मान 1 है तो y का मान कितना है? -6। यानी x पर 1 चलना है, y पर कितना चलना है? -6। तो x पर 1 चला, y पर कितना चलना है? आपको -6। मतलब ये बिंदु लगभग आपका यहाँ तक आएगा। इस बिंदु का नाम है आपका 1, -6। इसके निर्देशांक 1, -6। अब x बराबर 2 चलना है, y बराबर कितना चलना है? -4। x बराबर 2, y बराबर कितना चलना है? -4। तो ये लगभग पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। इसके निर्देशांक है 2, -4। फिर x बराबर 3 है और y बराबर है -2। x बराबर 3 चलना है, y बराबर कितना चलना है? -2। x बराबर 3 और y बराबर कितना है? -2। यानी लगभग ये बिंदु आपका कहाँ आएगा? ये लगभग बिंदु आपका यहाँ आएगा। यानी इसके निर्देशांक है 3, -2।
और x बराबर 4 है तो y 0 है। x बराबर 4 चलोगे ना तो y बराबर कितना आएगा 0। और आपको पता है x पर हमेशा y क्या होता है 0 होता है, तो ये y पर चलना ही नहीं है, y पर 0 चलना है, 0 चलना ही नहीं है। इसका मतलब ये बिंदु कौन सा आया, ये बिंदु आया 4,0। अब यदि मैं इन बिंदुओं को मिलाता हूँ तो ये बिंदु कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। इस ग्राफ को भी आगे बढ़ा सकते हो। यानी इस ग्राफ में आपने ये देखा, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, इस प्रकार से ग्राफ बनता है। आप मान रखते रहो, x के मान रखते दो और y का मान निकलता रहेगा। जब आपने इन बिंदुओं को मिलाया तो आपने देखा कि ये ग्राफ है वो x को यहाँ पर काट रहा है और कहीं नहीं काट रहा है। ये इसका क्या होगा, ये इसका शून्य होता है। शून्य का मतलब इसका उत्तर आएगा, ये उत्तर है। यानी ग्राफ कहाँ पर x अक्ष को काट रहा है वही उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इसका शून्य कितना आएगा, इसका शून्य का आएगा 4। इसका शून्य कितना आएगा 4 आएगा। यदि इसको हमें सरल तरीके से और दूसरे तरीके से करें तो 2x माइनस 8 बराबर क्या रखेंगे 0। 2x माइनस का 8 इस तरह बात है, किसका हो जाएगा प्लस का 8, x के गुणा में 2 है, कहाँ जाएगा भाग में, तो 8 में 2 का भाग लगाओ तो x बराबर कितना आएगा 4। यानी x बराबर 4 जो है वो इसका एक उत्तर आएगा, क्योंकि इसमें रखोगे तो y का मान क्या आएगा 0 आएगा। यानी ये ग्राफ है वो x अक्ष को केवल एक बार ही काट रहा है। इसका मतलब इसका शून्य का कितना आएगा केवल 1 आएगा। इसका शून्य केवल कितना आएगा 1 आएगा। ये इसका क्या होता है ज्यामितीय अर्थ होता है। तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान भी रखना है कि यदि कोई ग्राफ दिया गया है उसमें जो बहुपद है उसका ग्राफ बनाया गया है, वो ग्राफ x को कितनी बार काटता है या स्पर्श करता है वही उसके क्या होते हैं शून्य को होते हैं, यानी उसके शून्य की संख्या है। सपोज डेट मैंने इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया, वो ग्राफ मान लो ऐसा है, कोई बहुपद है उसका ग्राफ कोई ऐसा है, तो बताओ ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये x अक्ष को 2 बार काट रहा है। 2 बार काट रहे थे, उसके बताओ इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्य की संख्या आपकी होगी 2। मान लो मैंने इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया, इसमें आपको पता है कि ये ग्राफ है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है 3 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यों की संख्या, शून्य का मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, इसके 3 उत्तर आएंगे, पहला दूसरा और एक तीसरा। शून्यों की संख्या होगी 3। और आपको पता है हमने ये उदाहरण लिया था, इसमें ये ग्राफ है वो x अक्ष को केवल एक बार ही काट रहा था, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी 1 आएगी। और वो शून्य होगा कौन सा, वो x बराबर 4 होगा। ये हो गया बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ हो गया। अगला है आपका और ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रश्नावली 2.2 में यही काम आएगा। 2.1 में तो ये काम आएगा जो ग्राफ वाला है, और 2.2 में ये आपकी हेडिंग काम आएगी कौन सी, बहुपदों के शून्यक, बहुपदों के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध। और ये सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है, और इसमें केवल हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए कि द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसी वीडियो में मैं लिखूंगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने आपको भी बताया, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहां आपको ये भी याद होना चाहिए कि a, b और c क्या है, जहां a, b और c तीनों ही कौन सी संख्याएं हैं, तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, तीनों की तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तथा इसमें x² वाला जो गुणांक है यानी a है वो कभी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल bx प्लस c। तो ये द्विघात नहीं रहा, ये कौन सा हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, यदि इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे, और उन शून्य को बोलते हैं, एक शून्य होता है अल्फा और एक शून्य कौन सा होता है बीटा। अब एक तो होता है इनके शून्यकों का योग का सूत्र,
योग का मतलब होता है, यदि आपको पूछ ले कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए। एक तो आपको ये सूत्र याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। और एक पूछता है इसका गुणन का या गुणा का, तो गुणा मतलब अल्फा को बीटा से गुणा करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है सी बटा ए। और ए बी सी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सूत्र आपको जरूर याद रखना है। यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उसमें यदि आपको अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्य कहेंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब योग का सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए, और गुणा का सूत्र होता है सी बटा ए। आपको ये इतना याद रखना है, बाकी हम प्रश्नावली करेंगे तब ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।